बेहतरीन टॉपिक के क्रम में एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। आज है 8 नवंबर 2022। आज से अगर 6 साल पहले चले हम लोग तो 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन का स्टेप भारत सरकार द्वारा लिया गया था। डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण कहें या आम बोलचाल की भाषा में नोटबंदी। तो आज नोटबंदी या डीमोनेटाइजेशन के 6 साल पूरे हो चुके। हम जानने की कोशिश करेंगे कि डीमोनेटाइजेशन किया जाना कितना सही था और कितना गलत था। तो हम कुछ फैक्ट के साथ हम यहाँ पे बात करेंगे कि विमुद्रीकरण हमारे देश के लिए कितना जरूरी था, या ये कहें डीमोनेटाइजेशन से हमें क्या फायदे हुए और उसका क्या जो लक्ष्य था हमने अचीव किया कि नहीं, प्राप्त किया कि नहीं। तो हमारे पास पहले प्रश्न ये आता है कि विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन है क्या। तो देखिए, विमुद्रीकरण अगर मैं कहूं कि डीमोनेटाइज करने की जो शक्ति होती है वो आरबीआई के अंदर होती है, या ये कहें अपने देश का जो केंद्रीय बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में पावर है कि वह आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 26 का इस्तेमाल करके विमुद्रीकरण की शक्ति वो दिखा सकती है। तो अब बात आती है कि डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण होता क्या है। देखिए, डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण का मतलब यह है कि जो अभी प्रचलन में जो करेंसी है, कॉइन है, ठीक है, जो भी नोट है या सिक्के जो प्रचलन में है वो उनको रिप्लेस करके, उनको हटा के नई मुद्रा जारी किया जाए, या ये कहें कि जो अभी जो प्रचलन में है मुद्रा वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा। क्या मैं बोल रहा हूं? लीगल टेंडर नहीं रहेगा। लीगल टेंडर से मतलब ये है कि वह करेंसी जो है वो अब ऑथराइज्ड नहीं रहेगी, वो एक मात्र कागज के टुकड़े के समान होगा। तो विमुद्रीकरण फिर से समझिए कि जो प्रचलन में मुद्रा है, जैसे अगर हम 8 नवंबर 2016 की बात करें जिसमें 500 और 1000 की जो नोट थी उसको डीमोनेटाइज कर दिया गया। इसका मतलब 8 नवंबर 2016 से पहले जो 500 और 1000 की नोट चला करती थी वो अब चलना बंद हो जाएगी, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इस स्टेप में होता क्या है कि जो पुरानी नोटें हैं 5000 और 1000 की जिसको डिमोनेटाइज किया गया है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके एक टाइम फ्रेम में उसको जो है बैंक में जमा करना होता है और उसके बदले में आपको जो है नई करेंसी लेनी होती है, या जो पुराने डिनोमिनेशन के जो नोट्स हैं जो प्रचलन में है उनमें आपको जो है अपना पैसा लेना होता है। तो यह है डिमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण। अब हम बात करेंगे कि जो अपना देश है, ठीक, उसके लिए 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन का जो स्टेप लिया गया 8 नवंबर को, वह कितना जरूरी था, या ये कहें कि उस समय लक्ष्य क्या रखा गया था। तो उस समय 4 बातें थी। देखिए, पहला था कि अपने देश से जो काला धन है, ब्लैक मनी की जो समस्या है उसको शॉर्ट आउट करना, उसको खत्म करना। दूसरी बात, जो फेक करेंसी है या जाली मुद्रा है उसको रोकना, उसको कम करना। तीसरा, कैशलेस इकोनॉमी, ठीक है, मतलब कैशलेस मतलब कि अब डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना, ये तीसरा पॉइंट। और जो चौथा पॉइंट है, जो टेररिस्ट जो फाइनेंसिंग है, ठीक, टेरर फाइनेंसिंग, उसको कम करना, उसको रोकना। तो ये हमारे पास 4 जो है वो लक्ष्य थे। और एक और चीज, विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन का जो स्टेप्स है सरकारों द्वारा तब लिया जाता है कि जब सरकार, या ये कहें जब सरकार को ऐसा एहसास होता है कि देश में महंगाई बहुत ज्यादा है, या ये कहें जो मुद्रा स्फीति की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन, वो हाइपर इन्फ्लेशन है। क्या, ध्यान दीजिएगा, टर्म याद रखना है आपको, हाइपर, ठीक, हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन में डीमोनेटाइजेशन का स्टेप्स सरकारें लेती हैं। ठीक, सरकार से मतलब आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन की पावर होती है वो आरबीआई के अंडर होती है। ठीक है, ओके। तो अपने देश में जो डीमोनेटाइजेशन का स्टेप लिया गया था उसमें हमने जो है 4 गोल आपको दिखाए।
एक एलिमिनेटिंग ब्लैक मनी, दूसरा कर्विंग फेक करेंसी, तीसरा कैशलेस इकोनॉमी और चौथा टू प्लग फाइनेंसिंग टू टेररिस्ट। ठीक, तो टेरर फाइनेंसिंग को कम करना। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण ये पहली बार हुआ था 8 नवंबर 2016 को, कि इससे पहले भी विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन अपने देश में हो चुका है। तो आइए थोड़ा सा इसका इतिहास जानते हैं। देखिए, डीमोनेटाइजेशन जो है 8 नवंबर 2016 को ये पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी भारत सरकार के द्वारा किया जा चुका है। ठीक है, तो ये जो स्टेप ये है कि 1946 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ध्यान दीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1000, 10,000 की जो नोट करेंसी है उसको डीमोनेटाइज किया था। कब? 1946 में। तो ये पहला ईयर था। ठीक है, या ये कहें ये पहला विमुद्रीकरण का स्टेप था। उसके बाद 1954 में, 1954 में, ठीक, नई करेंसी जो है इंट्रोड्यूस की गई थी, 1000 की, 5000 की और 10,000 की। इसके बाद 1978, जो 1978 का ईयर होता है, उस समय जनता दल की जो है गवर्नमेंट रहती है। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर होते हैं मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई की जो सरकार है वो डीमोनेटाइज करती है 1000 की नोट को, 5000 की नोट को और 10,000 की नोट को। ठीक है, अब उनका जो उद्देश्य था 1978 में वो था इलीगल ट्रांजैक्शन को रोकना और एंटी सोशल एक्टिविटीज को भी दबाना। तो सरकारों को जो है अलग अलग उद्देश्य रहते हैं, जिसकी वजह से डीमोनेटाइजेशन का स्टेप्स लिया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैक्सिमम कितने डिनोमिनेशन के नोट को जारी कर सकती है? डिनोमिनेशन का मतलब कि 1000 की नोट, की 500 की नोट, की 5000 की नोट, की 2000 की नोट, की 10,000 की नोट, ऐसा मेरा पूछना है आपसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि जो हमने 4 टारगेट रखे थे उसमें हमने अचीव किया क्या। अब बात करते हैं ब्लैक मनी। ऐसा सोचा जा रहा था डीमोनेटाइजेशन का स्टेप लेते समय कि जो ब्लैक मनी सर्कुलेशन है, जो काला धन है अपने देश के अंदर, ठीक है, उसको जो है हम कर्व आउट या उसको निकाल सकते हैं। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि भारत में जो एसेट्स होती है, जो धन संपत्ति होती है, वो 2 तरीके से आप आंकिए, एक चल संपत्ति और एक अचल संपत्ति। ठीक है, तो अगर चल संपत्ति में बात किया जाए तो ये करेंसी है जो सर्कुलेशन में होती है, जो सर्कुलेशन करेंसी होती है CIC। ठीक, वो उसका जो योगदान है केवल और केवल 5% है। कितना? उसका जो योगदान है केवल 5% है। ठीक, लगभग 5%। बाकी का जो 95% है, लोग जो है जमीन के रूप में, ठीक, एसेट्स, रियल एस्टेट में या ये कहें गोल्ड में, इस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट किए रहते हैं या इस तरीके को उनके पास धन का सोर्स रहता है। तो अगर हम ब्लैक मनी पे अटैक करना चाह रहे हैं, काला धन पे अटैक करना चाह रहे हैं, तो केवल जो सर्कुलेशन में जो मनी है उसको डीमोनेटाइज करके काला धन का जो टारगेट है हम तो उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। और कर कितना रहे हम? केवल और केवल जो है वो 5% को टारगेट कर रहे हैं। 90% तो वो रियल एस्टेट या एसेट्स या ये कहें कि गोल्ड के रूप में जो है वो धन है। तो मेजर पोर्शन को तो हमने साइड में रखा। अच्छा, चलिए अभी जो करेंसी जो 5% की बात की जा रही है, ठीक है, उसी पे टारगेट करते हैं। तो जब डिमोनेटाइजेशन किया गया, ठीक, तो उस समय 500 और 1000 की जो नोट थी, ठीक, 500 और 1000 की जो नोट थी, उसकी जो वैल्यू थी इन टर्म ऑफ परसेंटेज कहा जाए टोटल सर्कुलेशन में, वो 86% था। कितना? 86% की वैल्यू थी। ठीक है, तो 86% जो चलन में करेंसी थी उस पर अटैक हुआ। अब देखिए, जो ये जो 86% का जो अमाउंट है इन टर्म ऑफ रूपी, वो था 15.41 लाख करोड़। ठीक है, तो 15.41 लाख करोड़ को हमने डिमोनेटाइज किया। अब जो रिटर्न पैसा आया वो 15.31 लाख करोड़ रिटर्न में भी आ गया। इसका मतलब जो ब्लैक मनी की हम लोग बात कर रहे हैं वो यहां पे 0.10 लाख करोड़ है, राइट।
ये कहें कि इतनी करेंसी जो है वो वापस नहीं लौट पाई, तो ये भी तो हो सकता है कि करेंसी जो है वो छत विछत हो गई हो, जल गई हो, कहीं डूब गई हो, ये भी तो हो सकता है। हम पूरी तरीके से उसको ब्लैक मनी भी नहीं कह सकते। तो आरबीआई की रिपोर्ट है कि जितना जो सर्कुलेशन में जो पैसा था उसका 99% से ज्यादा पैसा रिटर्न आ गया। इसका मतलब कि जो हमारा जो पहला टारगेट था कि हम ब्लैक मनी काला धन को जो है सफाया कर देंगे, उसमें हम सक्सेस या ये कहें सफलता हमें हासिल नहीं हुई। लगभग पूरा का पूरा पैसा तो वापस और लौट गया। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है काउंटरफिट नोट्स। तो काउंटरफिट नोट्स का मतलब होता है जाली मुद्रा। अभी आरबीआई की रिपोर्ट है कि काउंटरफिट या जाली मुद्रा में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, इंक्रीमेंट देखने को मिला है। कितना मिला है? 10.7%, 10.7% की वृद्धि। और ये होना क्या चाहिए था? ये होना चाहिए था कम, लेकिन डिमोनेटाइजेशन के बाद भी हमें आज की डेट में जाली मुद्रा या काउंटरफिट जो नोट्स हैं वो 10.7% का इंक्रीमेंट। अब हम स्पेशली यहां पे बात करेंगे जो 500 या 2000 की जो नोट आई है, जो नई नोट आई है उसके बारे में। ठीक है, कि उसमें उसके क्या जाली मुद्रा का ये क्या उसकी जो है वो काउंटरफिट करेंसी आई है कि नहीं। तो देखिए, जो ये 27 मई 2022 की ये रिपोर्ट है। ठीक है, ये मई 27 की रिपोर्ट है। इसमें ये बोला गया है कि जो 500 की जो नई नोट है उसकी जो काउंटरफिट करेंसी है उसमें इंक्रीमेंट 101.93% का इंक्रीमेंट है। किसने? फेक करेंसी का, जाली मुद्रा का। कितना? 101.93, मतलब दुगनी करेंसी आ गई यार। अब 2000 रुपए वाली जो नोट है, 2000 की जो नोट है, उसमें 54%, 54% का इंक्रीमेंट है काउंटरफिट करेंसी का। ये तो बहुत ज्यादा मतलब उछाल है। ठीक, जिस उद्देश्य को लेकर चले थे कि जो 500 ये जो 1000 की जो बड़े डिनोमिनेशन के नोट्स हैं इसको हम अगर डिमोनेटाइज कर देंगे तो काउंटरफिट करेंसी या जो जाली मुद्रा है उससे हम जो है वो निजात पा जाएंगे। लेकिन जो नई नोट आई है 500 और या 2000 की, उसमें 500 वाली में तो लगभग एक मतलब दुगने से भी ज्यादा 101.93% का इंक्रीमेंट। और वहीं पे अगर 2000 की नोट की बात करें तो उसमें तो 54% का इंक्रीमेंट है काउंटरफिट करेंसी का, बढ़ी हुई है ये मुद्रा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, कैशलेस इकोनॉमी। ठीक है, देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा। ठीक है, या ये कहीं ये बहुत बड़ा ये फैक्ट है। ये आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार, जब मतलब डिमोनेटाइजेशन के 4 दिन पहले, डिमोनेटाइजेशन कब होता है? 8 नवंबर 2016 को। ठीक है, 8 बजे रात में 8 PM। ठीक है, कौन करते हैं? पीएम घोषणा करते हैं। उसके 4 दिन पहले 4 नवंबर 2016 की जो रिपोर्ट है उसमें यह बोला गया है कि जो करेंसी इन सर्कुलेशन था उसका अमाउंट था 17.7 लाख, या फिजिकल करेंसी की बात किया जाए उसका अमाउंट है 17.7 लाख। ठीक है, अब ये रिपोर्ट आई है 21 अक्टूबर 2022 को कि ये जो अमाउंट है फिजिकल करेंसी का, ठीक, नोट्स का, ये अमाउंट बढ़ के हो गया है 30.88 लाख करोड़। कितना? 30.88 लाख करोड़। तो अगर यहां पे देखें लगभग 13 लाख करोड़ अधिक कैश जो है अपनी अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट हो रहा है। तो जो हमने एक लक्ष्य रखा था कि हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, हम कम से कम कैश का इस्तेमाल करेंगे, तो वो तो यार कैश लगभग 78% इनहेंस कर गया, बढ़ गया। तो यहां पे भी हम क्या हो गए? फेल हो गए इस लक्ष्य में भी। ठीक, इसके जो पहले वाला लक्ष्य था, ठीक, काउंटरफिट नोट्स को रखने में, इसमें भी फेल हो गए। इसके जो पहले वाला लक्ष्य था ब्लैक मनी को रोकने के लिए, इसमें भी हम फेल हो गए। ठीक,
और कैशलेस एक जो बहुत बड़ा हमारा पॉइंट था कि हम कैशलेस इकोनॉमी को जनरेट करेंगे, उसमें 17.7 लाख करोड़ जो है वो 4 नवंबर 2016 को है, और 21 अक्टूबर 2022 को आरबीआई की जो रिपोर्ट आती है अपनी अर्थव्यवस्था में जो कैश है वो 30.88 लाख करोड़ हो गया है। तो इसमें भी बड़ा वाला फेल हो गए। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट, डिजिटल पेमेंट्स। नो डाउट डिजिटल पेमेंट जो है वो बढ़ा है। ठीक, 2016 के बाद की अगर बात किया जाए अभी तक, तो डिजिटल पेमेंट जो है लोगों में ये एक आदत जो है वो बढ़ी है कि लोग जो है डिजिटल पेमेंट को करना प्रिफर कर रहे हैं। ठीक, लेकिन डिजिटल पेमेंट और डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण का रिलेशन क्या है, ये थोड़ा सा समझना जो है वो कठिन लगता है। कैसे? डिजिटल पेमेंट की जो व्यवस्था है व्यक्ति अपने सुविधा के अनुसार करता है। ठीक, तो ये एक सुविधा में है, ना कि हमारे पास कैश नहीं है इस वजह से हम डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि पिछली स्लाइड में हमने देखा कि 4 नवंबर 2016 का जो डेटा है वो ये बताता है कि कैश जो है वो 17.7 लाख करोड़, और ये बढ़ के 21 अक्टूबर 2022 को 30.88 लाख करोड़ हो गया है। तो कैश तो अपनी अर्थव्यवस्था में भरपूर है, लेकिन लोग जो है डिजिटल पेमेंट अपनी सुविधा के अनुसार अपनी आदत में ला रहे हैं, और डिजिटल पेमेंट जो है हाल के समय में बढ़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन डिजिटल पेमेंट का बढ़ना और डीमोनेटाइजेशन का रिलेशन ये थोड़ा सा जो है वो एक साथ मैच नहीं करता है। क्योंकि डिजिटल पेमेंट लोग मजबूर होके करते, कब कि उनके पास कैश ना हो तब वो डिजिटल पेमेंट करें, या डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिला होता तो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ तो कैश तो यार 78% इनहेंस कर चुका है। ठीक है, 13 लाख करोड़ इन 6 सालों में 13 लाख करोड़ एक्स्ट्रा कैश चल रहा है अपनी अर्थव्यवस्था में। तो कैशलेस ने जो कैशलेस इकोनॉमी तो रही नहीं, तो डिजिटल पेमेंट का बढ़ावा का बेस जो है ये नहीं है डीमोनेटाइजेशन। हाँ, हमारे पास लोगों के पास जो है वो सुविधाएं जो है वो बढ़ती चली गई, डिजिटल पेमेंट के उनके पास ऑप्शन है, तो इस वजह से उन्होंने करना प्रारंभ किया। तो इसको चलिए, डिजिटल पेमेंट बढ़ा है तो इसको हम ये सही का टिक देते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा लेखा जोखा था। छठी वर्षगांठ जो थी, 6 साल कंप्लीट हो चुके डीमोनेटाइजेशन के। ठीक, और डीमोनेटाइजेशन भारत का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो डीमोनेटाइजेशन से प्रभावित ना हुआ हो। ये हो सकता है किसी के ऊपर जो है पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा हो और किसी के ऊपर जो है निगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। अगर पूरी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो डीमोनेटाइजेशन के स्टेप से लगभग 2% जीटीपी ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन, ऐसा इकोनॉमिस्ट का मानना है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि रघुराम राजन जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, वो डीमोनेटाइजेशन के अगेंस्ट थे इस स्टेप के। उन्होंने डीमोनेटाइजेशन पे अपनी सहमति कभी भी नहीं रखी। तो ये हमारा लेक्चर था डीमोनेटाइजेशन को लेके। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? ठीक, जैसा भी लगा जरूर बताइएगा। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।